नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान की चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे अनुसूची 4, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के बारे में। इसके पहले के सेगमेंट्स में हम अनुसूची 1, 2 और अनुसूची 3 के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अनुसूची 4, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के बारे में। अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जा कर के वीडियोज़ में जा कर के वो पहले की वीडियोज़ देख लें, ताकि आपको आसानी से ये सारी अनुसूचियाँ समझ में आ जाएं। तो आज हम बात करेंगे अनुसूची 4, 5 और 6 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची 4 के बारे में। अनुसूची 4 का जो विषय वस्तु है वो है कि राज्यसभा में जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया है। आप जानते हैं कि हमारे राज्यसभा में जो संसद का उच्च सदन है उसमें 250 सदस्य हैं, जिसमें कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बाकी 238 सदस्य जो हैं वो विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो उनका प्रतिनिधित्व कैसा होगा, समानुपातिक हो, इन सब का प्रावधान अनुसूची 4 में दिया गया है। जनसंख्या के हिसाब से जो राज्य जितना बड़ा है उस राज्य को उतना ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया, उतना ज़्यादा सदस्य वहाँ से चुन करके आते हैं। जो राज्य छोटे हैं वहाँ से कम सदस्य आते हैं। जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, यहाँ के एक एक सदस्य आते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो वहाँ से 31 सदस्य चुन के आते हैं। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश वहाँ से 3, उत्तराखंड से 3, हिमाचल से 3, जम्मू कश्मीर से 7 सदस्य चुन के आते हैं। गुजरात से 10 सदस्य चुन के आते हैं। इस तरीके से गुजरात से 10 सदस्य चुन के आते हैं। इस तरीके से सदस्यों का चुनाव होता है जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है। तो इसका क्या प्रावधान होगा ये अनुसूची 4 में दिया गया। अब बात करते हैं आगे अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में भारत के विभिन्न राज्यों के जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं उनके प्रशासन, उनके नियंत्रण, उनके कंट्रोल का जो प्रावधान दिया गया है वो अनुसूची 5 में दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारे ऐसे कई राज्य हैं जिन राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियाँ बाहुल्यता में हैं। तो ऐसा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है उन क्षेत्रों को अलग से राष्ट्रपति द्वारा, ये अधिकार राष्ट्रपति को होता है कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करता है, उसे अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र में इंगित करता है, चिन्हित करता है। और ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए, अलग से विकास के लिए, ताकि उनका जो कल्चर है उसको नुकसान न पहुँचे और साथ ही साथ उनका विकास भी हो, इसलिए एक अलग से प्रावधान बनाया गया है जो अनुसूची 5 में दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति उन क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रखता है और वहाँ का प्रशासन भी चलाता है। ऐसे क्षेत्रों, कौन क्षेत्र इसमें शामिल होंगे और कौन क्षेत्रों को इससे निकाला जाएगा, ये अधिकार राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति वर्ष में एक बार या जब चाहे वह राज्यपाल से इन क्षेत्रों के हो रहे विकास कार्यों का जायजा ले सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है और राज्यपाल को वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी होती है। जो क्षेत्र जिस राज्य में होते हैं उस राज्य के राज्यपाल उन क्षेत्रों पर एक प्रशासक के जरिए नियंत्रण रखते हैं और वहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेते हैं। अगर उस राज्य में जो मुख्यमंत्री है, विधानपालिका, अगर वो कोई कानून पारित करती है तो ऐसे कानून उस क्षेत्रों में लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, ये राज्यपाल निर्णय करता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो विधायिका है राज्य की, उसका कंट्रोल कम होता है। राज्यपाल के जरिए
इस पर कंट्रोल राष्ट्रपति को होता है, कार्यपालिका का होता है। और ए अनुसूची 5 में इंगित है। ऐसे तमाम राज्यों के क्षेत्र हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ऐसे कई जहाँ पे जनजातियाँ बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों को, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है और वहाँ पर अलग से प्रावधान होता है, उनको स्वायत्तता होती है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति उस पर नज़र रखता है और जब राष्ट्रपति को लगता है कि ये कोई और क्षेत्र भी उसमें शामिल होने लायक है तो नोटिफिकेशन के जरिए उन क्षेत्रों में शामिल कर देता है। ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से बाहर होना चाहिए तो राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों को उससे बाहर कर सकता है, घोषित भी कर सकता है और अघोषित भी कर सकता है। ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है और वहाँ के प्रशासन की जिम्मेवारी राज्यपाल की होती, ना कि मुख्यमंत्री जो होते हैं उनकी होती है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति सलाह परिषद बनाता है, तो उस क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनका जो प्रतिनिधित्व विधानसभा में होता है, वो उसके भी सदस्य जो अनुसूचित जाति जनजाति के सलाहकार परिषद होती है, जो वहाँ के विकास कार्यों का कार्य करती है, वो उसके भी सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 6 की। अनुसूची 6 में अनुसूची 5 के अनुसार ही कुछ विशेष राज्य के जनजाति तथा अनुसूचित जातियों के वाले क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। अनुसूची 5 तो सभी सामान्य राज्यों में जो भी अनुसूचित जाति जनजाति वाले क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है, लेकिन अनुसूची 6 में कुछ विशेष राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि। ऐसे राज्यों के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं उनके प्रशासन, उनके नियंत्रण, उनके विकास आदि के लिए जो भी प्रावधान है अनुसूची 6 में दिया गया और इनको कुछ ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है, कुछ ज़्यादा इनको सुविधाएं दी गई है। इनके प्रशासन में जो स्थानीय प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होती है, उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। वो अपने अनुसार नियम बना सकते हैं, कर लगा सकते हैं और वहाँ के विकास का खाका प्लान तैयार कर सकते हैं। और ऐसे क्षेत्रों को कौन क्षेत्र इसमें शामिल होंगे या कौन क्षेत्रों को इससे बाहर किया जाएगा, यह राज्यपाल के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को घोषित किया जाता है। यहाँ पर राज्यपाल प्रशासक के द्वारा ऐसे क्षेत्रों को नियंत्रित करता है और ऐसे क्षेत्रों में राज्य के कौन से नियम लागू होंगे, कौन से नियम लागू नहीं होंगे, ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 ये दोनों अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। अनुसूचित 5 में जो सामान्य राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं उनके, और अनुसूचित 6 में कुछ विशेष राज्य हैं जैसे मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय आदि राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण का जो प्रावधान है, उसका जो विशेष प्रावधान है उसका उल्लेख इन 2 सूचियों में किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अनुसूची 7, 8 और 9 के बारे में। उसके बाद अगली वीडियो में 10, 11 और 12 के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।